अपनी इस वीडियो में मैं आपको इग्नू से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है, मीन्स मैं कहना चाहूँगा जो हम एमकॉम कर रहे हैं। जैसे एमकॉम में हमारा सेकंड ईयर होता है, तो सेकंड ईयर में MCO 05 सब्जेक्ट एक आता है, जिस सब्जेक्ट के अंदर एक पार्ट है कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट एक पार्ट है जो कि कॉस्ट शीट, रिकन्सिलेशन और बहुत सारी चीज़ें जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन वाले बुक के अंदर आता है, जिसका जो है MC 005 ये वाला सब्जेक्ट है। और बीकॉम में इको ECO 10 ये दो सब्जेक्ट है। इन दोनों सब्जेक्ट में एक कॉस्ट शीट चैप्टर आता है। ठीक है, इग्नू से मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ वीडियो इग्नू के लिए है। इग्नू वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ये इन दोनों की जो स्टडी मटेरियल जो इग्नू की बुक है, इग्नू की जो बुक है यानी इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, उस बुक से जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व दोनों ही करवाए जाएंगे। तो इग्नू बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट कॉस्ट शीट जो है वो MCO 05 और इको 10 में जो हमारा इको 10 जो हमारा सब्जेक्ट है, ये बीकॉम में है बच्चे। इको 10 जो है ये हमारा बीकॉम में है। तो देखिए इको 10 जो है वो हमारा बीकॉम में, इको 10 ये हमारा जो है वो बीकॉम, जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं। ठीक है, तो बीकॉम में ये सब्जेक्ट है। दूसरा MCO 05 जो है ये हमारा एमकॉम में है। ठीक है, तो एमकॉम में सेकेंड ईयर में है। ठीक है, सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट दिखते थे। तो यहाँ पे एक सेकेंड ईयर जिसे अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन कहती है, कॉस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट शीट क्या होती है। कॉस्ट शीट के बारे में देखते हैं, कॉस्ट शीट के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और जो कॉस्ट शीट के क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे के सारे जो हमारा इग्नू का स्टडी मटेरियल है, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल से हम क्वेश्चन करेंगे। पहले अभी हमारा इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, और इसमें कुछ मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस कराऊंगा। वैसे तो आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो ये क्वेश्चन इनफ है, बट मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद भी इग्नू मटेरियल से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो इग्नू स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस भी किए जाएंगे और साथ के साथ उसके आंसर्स भी किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो में पूरा का पूरा ये किया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और देन उसके बाद हम लोग इग्नू स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वैसे तो मैं ये 10 क्वेश्चन कराऊंगा अपनी तरफ से। इन 10 क्वेश्चन को अगर आप करके चल जाते हो तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, चाहे एमकॉम हो चाहे बीकॉम हो, दोनों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो आपको समझना है, मैं आपको पूरा कंप्लीट इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आज हम लोग कॉस्ट शीट की पहली वीडियो है। इस कॉस्ट शीट की पहली वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉस्ट शीट क्या होती है। जैसा कि कॉस्ट अकाउंट के बारे में बताया गया है, पहले मैं कॉस्ट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा। कॉस्ट अकाउंट होती क्या है, कॉस्ट अकाउंट किस लिए पढ़ा जाता है, कॉस्टिंग जिसे कहते हैं, कॉस्टिंग कह लो या कॉस्ट अकाउंट कह लो, बात एक ही होती है। ठीक है, कॉस्टिंग किस चीज़ की जाती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरी ये वीडियो बीकॉम क्लासेस के लिए, बीकॉम SAM 4 जो आपका DO के थ्रू है, उसमें चाहे नॉन कॉलेज हो चाहे रेगुलर हो चाहे ये आपका एसओएल हो, सबके लिए है। ऑनर्स प्रोग्राम सबके लिए है ये वीडियो। इसमें ऑनर्स लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रोग्राम वाले भी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात कि ये जो वीडियो है ये इग्नू के बच्चे भी देख सकते हैं। इग्नू से जो बीकॉम एमकॉम जो बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे कॉस्ट शीट का पार्ट है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और MBA वाले भी बच्चे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जानते हैं हम यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट शीट सीखेंगे, बहुत बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक,
और साथ के साथ इसके क्वेश्चन भी करेंगे। मैं आपको इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ, जो भी बच्चे बीकॉम के हैं, बीकॉम के जो बच्चे हैं और एमकॉम के बच्चे हैं, उनके लिए इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। मेरे टोटल 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे टोटल कॉस्ट शीट के। हर अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग तरीके के। इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हो तो आपको ये रहेगा कि इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, बस वैल्यू चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कॉस्टिंग समझते हैं, कॉस्टिंग होती क्या है। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंट का बेसिक ये है कि अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग हम करते किसकी है। कॉस्टिंग हम जो करते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन करता है तो वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए उसको अगर मार्केट में बेचना है तो आइडेंटिकल यूनिट्स होती है। आइडेंटिकल यूनिट्स का मतलब होता है जो पहले से पहचान में है, हम पहले से जिसके बारे में जानते हैं, पहले भी हम उसका प्रोडक्शन कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमने प्रोडक्शन किया था, तो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसकी 3 तरह की कॉस्ट निकालते हैं। ये 3 तरह की कॉस्ट क्या होती है सर? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है वो होती है जैसे कि पहला होता है मटेरियल यूज़ होता है, रॉ मटेरियल। फिर दूसरा होता है लेबर यूज़ करते हैं। और थर्ड वन जो होता है वो हमारा होता है ओवरहेड का मतलब है बाकी सारे खर्चे जो आपके इन दोनों को छोड़कर बनते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं ओवरहेड। तो ये तीनों जब आप प्लस कर दोगे तो ये तीनों चीज़ मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। इसी से हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो। चलो इन तीनों को भी पढ़ेंगे आगे चल के। मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, ओवरहेड क्या होता है, इसके खुद के एक इंडिविजुअल चैप्टर्स है। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन तीनों से मिलकर जो कॉस्ट बन रही है उस कॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर जब कॉस्ट बनती है तो उसे यूनिट कॉस्ट कहते हैं। एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे हैं और उस यूनिट की कॉस्ट के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। उस यूनिट की कॉस्ट के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट किस लिए बनाई जाती है, टू कंप्यूट the cost ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट। और ये कॉस्ट शीट ऐसा नहीं है अपने मन से सोचा ये खर्चा होगा वो खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने तरीके से नहीं, किसी से पूछा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बनाया जाता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, हमारा पिछले साल का एक्सपीरियंस जो रहा है या पिछले साल की जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से हम आज ये चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। चलिए वन बाय वन समझते हैं इसके बारे में। चलिए क्या होता है कॉस्ट शीट, क्या होती है कॉस्ट शीट। कहते हैं कॉस्ट शीट जो होता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ जाओ फैक्ट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करती है, इस कॉस्ट शीट का यूज़ करती है। यही ये तैयार करती है, ये प्रिपेयर करती है कॉस्ट शीट। और कौन सी यूनिट के लिए, आइडेंटिकल, जिसको हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, आइडेंटिकल यूनिट्स के लिए। अब एक बात खास होती है इसमें, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं हम उन्हीं खर्चों को लेंगे जो नॉर्मल है, एबनॉर्मल खर्चों को नहीं लेंगे। कि नॉर्मल वो चीज़ होती है जो होनी है, जो होती है। एबनॉर्मल तो वह हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये कहते हैं कि हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर का मतलब है नहीं लेना इन खर्चों को। किन खर्चों को नहीं लेना, जब भी हम एस्टिमेशन करेंगे तो एबनॉर्मल खर्चों को नहीं लेंगे जो पूरी तरह से एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस छोड़ दो। और जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के हैं। फाइनेंशियल नेचर का मतलब है जैसे कि हम लोन लेकर पैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हमें क्या पता हम लोन लेंगे आगे चल के नहीं लेंगे, हमें तो कॉस्ट निकालनी है नॉर्मली कि हमें इस प्रोडक्ट पे कितना पैसा हमारा खर्च होगा। अब फाइनेंस पे लोन लिया, उस पे जो खर्चा हुआ वो भी वापस करना, ये सब हमारे उसमें नहीं होता। तो इन चीज़ों को कहती है कॉस्टिंग की, इग्नोर करो भैया। चलिए अब जानते हैं।
अब कॉस्ट शीट में जब आप सेलिंग प्राइस निकालते हो तो ध्यान देना, सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है। जब भी आप क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके सामने आती है उस कॉस्ट को ले लो, टोटल कॉस्ट कह लो या कॉस्ट ऑफ सेल कह लो, इसे कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं या टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है इसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है। एक बच्चे ने कहा सर मान लो लॉस हो गया तो माइनस कर देना, आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, सेलिंग प्राइस। तो एक सेलिंग प्राइस को कंप्यूट करने के लिए हम फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या कर रखेंगे, आगे चल के एस्टिमेशन किया जाएगा। कंप्यूट सेलिंग प्राइस कंप्यूट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, कंप्यूट किया डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों को चलिए जानते हैं। तो थ्योरी क्या कह रही है, देखते हैं। थ्योरी कह रही है बच्चे देखिए, जब भी आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट जो बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है। कह रहा है कॉस्ट शीट जो आप बना रहे हो ये कॉस्ट शीट किसके लिए बनाई जाती है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सीधी सी बात, अभी मैंने बताया आपको, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद कहता है ये किस लिए बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसको यूज़ कर रही है। किस लिए, जो उसको पता है चाहे पहले से गुड्स बना चुकी है लेकिन लार्ज स्केल पे बनाना है तो ये इसको मेथड को अडॉप्ट करेगी। साथ के साथ ये क्या करती है, सेलिंग प्राइस, आगे उनको सेल करना है तो वो चाहती है कि कस्टमर से हम क्या सेलिंग प्राइस ले। मैनेजमेंट चाहता है कि कस्टमर से क्या सेलिंग प्राइस लेना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए भी कॉस्ट शीट बनाया जाता है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्लस में प्रॉफिट। आगे देखते हैं ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है। आगे कहता है कि भैया ऐसा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग यूनिट इज अचीव विद द प्रिपरेशन ऑफ नोन एज कॉस्ट। यानी भैया कॉस्ट शीट बनाओगे तभी जाके पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस क्या होने वाली है। और एक चीज़ और कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो यहाँ पे होता है, इस एक्सपेंस का एक दूसरा नाम भी होता है चार्जेबल एक्सपेंस, याद रखना। ये कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देते थे, चार्जेबल एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अब क्यों आगे बताऊंगा। किन खर्चों को नहीं इंक्लूड करना, एबनॉर्मल जो है प्योरली फाइनेंस नेचर है, एग्जांपल दिया हुआ बैड डेब्ट्स हो गया, एबनॉर्मल कैश डिस्काउंट, एबनॉर्मल इंटरेस्ट ऑन लोन, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये सारे फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। जब हम फाइनेंस करते हैं तो ये चीज़ें हमको पे करनी पड़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि भैया ऐसा है अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है और आपको यूनिट्स दी गई है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया गया लेकिन आपको यूनिट्स दी गई है, अब जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसकी वैल्यूएशन करने का तरीका ये होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट्स फिनिश गुड्स जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना। कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। सम टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कई बार क्या होता है कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप, अभी स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप जो होता है ना, जैसे कूड़ा कचरा निकलता है तो कूड़ा कचरा जो निकलता है उसकी एक वैल्यू होती है, उसको मार्केट में हम बेचकर कुछ पैसा वसूल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर हम स्क्रैप से स्क्रैप सेल करेंगे और उससे पैसा आएगा तो ये हमारी कॉस्ट को कम करेगा। तो इसको ले जाके या तो परचेज में से माइनस कर दो, परचेज में से उठा के माइनस कर दो, या तो इसका जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री का जो खर्चा होगा, फैक्ट्री में जो खर्चे होंगे उसमें से इसको माइनस कर देना है, क्योंकि ये फैक्ट्री के खर्चों को भी क्या कर देगी, कुछ भरपाई कर देगी, खर्चे कम कर देगी। ठीक है, तो ये बातें होती है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि भैया ऐसा है कि अगर आपके पास अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, ना फैक्ट्री खर्चों के बारे में बताया गया ना तो फैक्ट्री ओवरहेड कहा गया कि फैक्ट्री में क्या खर्चा हुआ। अब ये क्यों कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ठीक है, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि ये कौन से नेचर के खर्चे हैं। तो उस केस में आप सारे खर्चों को ऐड करके टोटल कॉस्ट को और प्रॉफिट को ऐड कर देना, सेल्स प्राइस निकल जाएगी। कॉस्ट शीट दो तरीके से बनाई जाती है, सिंपल और स्पेसिफिक। बात करते हैं कॉस्ट शीट। इन दो लाइनों को पढ़ने से पहले हम लोग पहले कॉस्ट शीट के बारे में समझते हैं, कॉस्ट शीट होती क्या। चलिए जानते हैं कॉस्ट शीट क्या होती है।
डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे, बस यहाँ पे ध्यान दो, पूरी कॉस्ट शीट समझा दूंगा, सच कह रहा हूँ। आपको कॉस्ट शीट कभी दिक्कत नहीं आएगी, कहोगे कॉस्ट शीट कितनी ईजी है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डायग्राम देखिए ज़रा। आपके सामने कहा गया कि एक सप्लायर है मिस्टर ए, मान लो मिस्टर रमन एक सप्लायर था, मिस्टर रमन नाम का एक बंदा है जो सप्लायर है, ठीक है। तो मिस्टर रमन जो है, मिस्टर राज ले लो, मिस्टर राज जो है वो एक सप्लायर है, गुड्स बेचता है। किसको सप्लाई करता है? आगे प्रोड्यूसर को देता है, प्रोड्यूसर को कहता है ले गुड्स और आगे सामान बना। जब हम सप्लायर से सामान खरीदते हैं ना, रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल, तो जब ये रॉ मटेरियल देता है तो हम इसको फैक्ट्री तक लेके जाते हैं। जब फैक्ट्री के अंदर लेके जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि फैक्ट्री में ले जाते वक्त इस रॉ मटेरियल को कुछ लेबर लगाए जाते हैं जो लोड भी करते हैं और उतारते भी हैं। सर लोड और अनलोड करने वाले लेबर को क्या कहते हैं? कहते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्टली जो काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसको लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ खर्चे होते हैं, टैक्स पे करना, जीएसटी पे करना, और ऐसा भी हो सकता है ऑक्ट्रे बिल पे करना, शिपिंग चार्जेस देना, कस्टम ड्यूटी पे। ये सारे खर्चे होते हैं, डायरेक्ट खर्चे होते हैं, चार्जेबल खर्चे होते हैं, ये खर्चे भी होते हैं। तो फैक्ट्री कहता है भैया ये तो तुम बाहर ही रखो, ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारे अंदर का खर्चा नहीं है भैया, हमारे तक तो पहुंचा ही नहीं है। जब जब ये हमारे तक पहुंचा ही नहीं है तो हम इस खर्चों को लेंगे भी नहीं। हमने कहा चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, इस खर्चों को हम पहली कॉस्ट मान लेते हैं। ये सारे खर्चे जो हुए हैं ये पहली कॉस्ट मान ली जाती है, प्राइमरी कॉस्ट, जिसे फर्स्ट कॉस्ट कहा जाता है। अच्छा जी, पहली कॉस्ट होगी। अब फैक्ट्री के अंदर जब चीज़ जाती है तो फैक्ट्री में कुछ खर्चे होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस होते क्या है। तो फैक्ट्री में जो खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री एक्सपेंस कहलाते हैं। अब जब फैक्ट्री में खर्च किए उस पर भाई जाहिर सी बात है कच्चा माल आएगा, तो कच्चे माल को बना दिया। जैसे फॉर लेट्स टेक एक वन एग्जांपल, जैसे पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट्स के लिए हमने सारा रॉ मटेरियल मंगा लिया, आटा 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 क्या नाम है, ऑयल, और क्या नाम है तुम्हारा, शुगर, और जो भी चीज़ें थी, मिल्क विल्क, सब कुछ मंगा लिया। ये सब क्या है? रॉ मटेरियल। जब बिस्किट तैयार होता है तो उसको उस बिस्किट को पैक करने के लिए रैपर्स चाहिए होते हैं। रैपर्स के लिए अलग से मटेरियल लाया जाता है, अलग से रैपर बनाया मंगाया जाता है। तो रैपर जो आता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, जो डायरेक्ट मटेरियल पे यूज़ होता है, तो उसके खर्चे दूसरा जो लेबर लगा रहे हैं फैक्ट्री में, ये सब बना रहे हैं, उनकी लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और कुछ खर्चे होते हैं उस पर इनडायरेक्ट खर्चे, बहुत सारी चीज़ें होती है फैक्ट्री में होने हैं खर्चे, वो सारे खर्चे लिए जाते हैं। तो फैक्ट्री में होने वाले, फैक्ट्री का रेंट जाता है, फैक्ट्री में मशीन यूज़ हो रही है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये सारे खर्चे जब जोड़ दिए जाते हैं तो बन के जो गुड्स तैयार होता है उसे कहते हैं, उस जिस कॉस्ट पे गुड्स तैयार होता है उसे फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, कि इस कॉस्ट पे चीज़ बन के तैयार हो गई है। अब फैक्ट्री वाले कहते हैं हमारा काम खत्म हुआ, अब इसको बेचने के लिए ऑफिस में ले जाओ। ऑफिस वाले इसका हिसाब किताब करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इस पर जीएसटी लगाएंगे, ये सब काम ऑफिस में होना है। अब ऑफिस वाले जब लेके जाते तो ऑफिस में स्टाफ बैठी हुई है, सैलरी लेती है, ऑफिस का रेंट जाता है, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, स्टेशनरी का खर्चा होता है, सब कुछ होता है। तो ऑफिस वाले क्या करते हैं? ऑफिस वाले कहते हैं चलो भैया हमें भी, हमारा भी खर्चा पूरा करो, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। जब ये खर्चा हम पे कर देते हैं तो बच्चे हमारे पास जो कॉस्ट बन के आती है वो एक्चुअल में प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे, जैसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है फिर उसके बाद ये ऑफिस वाले कहते हैं कि चलो यार अब एक काम करो, इस गुड्स को आगे भेज दो शोरूम में बिकने के लिए। चलो जी, शोरूम या शॉप में, शोरूम वाले कहते हैं कि भैया हमारे पास गुड्स आएगा तो हम सेलिंग का खर्चा करेंगे, हम इसको बेचने के लिए स्टाफ रखेंगे, सेलर्स रखेंगे, कमीशंस देंगे, तो ये भी तो खर्चे हैं। कहते हैं हाँ चल ठीक है, तुम भी अपने खर्चे जोड़ दो यार। अब ये लोग जब अपना खर्चा जोड़ देते हैं तो कहते हैं अब बनकर आइए टोटल कॉस्ट, ये चीज़ है टोटल कॉस्ट, इसको मार्केट में आप बेचने के लिए भेज दो। अब ये जो टोटल कॉस्ट आती है तो हम कहते हैं टोटल कॉस्ट पे चीज़ें थोड़े ना बेचेंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट कमा सके, तो अपने प्रॉफिट को जोड़कर और फिर ये कस्टमर मिस रिया को भेज देंगे। मान लो ये रिया है, मिस रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ले मैडम ये आपको ये गुड्स इतने का पड़ेगा, इस सेलिंग प्राइस पे इसको दे दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे समझते हैं क्या था।
यही बात कह रहा था। देखो अगर कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है, किसी का हेड नहीं बताया गया है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो आप सीधे टोटल कॉस्ट को ऐड कर दो, सारे खर्चों को ऐड कर दो और उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दो, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट शीट दो तरह की होती है, सिंपल कॉस्ट शीट और स्पेसिफिक कॉस्ट शीट। अभी सिंपल कॉस्ट शीट क्या होती है और स्पेसिफिक क्या होती है? सिंपल जो अभी हमने देखा, सिंपल मैनर्स में अगर आप कॉस्ट शीट बना रहे हो तो वो सिंपल कॉस्ट शीट है। अब सिंपल कॉस्ट शीट क्या होती है? सिंपल कॉस्ट शीट जो हमने अभी एग्जांपल देखा, सर सिंपल कॉस्ट शीट का मतलब क्या? मतलब ये बेटा कि देखो आप मटेरियल लेकर आ रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल में आपने क्या किया? डायरेक्ट लेबर ऐड कर दिया, डायरेक्ट लेबर में ऐड क्या किया? डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर लिया। तो ये आपके सामने कौन सी कॉस्ट आ गई? प्राइमरी कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब जब प्राइम कॉस्ट आ गई तो प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर दिया? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया। फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री में गई तो फैक्ट्री वालों ने अपने खर्चे जोड़ दिए, तो फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया। तो ये कौन सी कॉस्ट बन जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा? ऑफिस में भेजोगे तो ऑफिस वाले अपने खर्चे जोड़ देंगे, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस के खर्चों को जब जोड़ दिया जाएगा तो ये जो आएगी ये आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो या COGS कह लो इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आ गया है, COGS आ चुका है, तो इस COGS में सेलिंग वाले अपना खर्चा जोड़ेंगे, तो सेलिंग सेलिंग ओवरहेड जोड़ दो। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब रह क्या गया भैया? अब सीधी सी बात है, टोटल कॉस्ट हो गया तो हमारा टोटल कॉस्ट आने के बाद हम इसमें क्या कर देंगे? प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी। बस इतना ही सा होता है। ये होता ही, देखो इक्वेशंस बना दी, आपको नोट करना है तो आप ऐसे नोट कर सकते हो, वरना आप कॉस्ट शीट आपके सामने आने वाली है। चलिए अब स्क्रॉल करते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए कॉस्ट शीट, ये हमारी सिंपल कॉस्ट शीट है, ठीक है, और स्पेसिफिक भी है। सिंपल कॉस्ट शीट क्या कहती है? सिंपल कॉस्ट शीट सीधी सीधी बात कहती है बेटा, ऐसा है कि जब भी आप सिंपल कॉस्ट शीट बनाओगे तो सिंपल कॉस्ट शीट में क्या होता है? सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद वो फैक्ट्री में जाता है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है या उस पर काम किया जाता है, वर्क। तो इसको 3 नाम से जाना जाता है, फैक्ट्री, वर्क, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो ऐसे खर्चे किए जाएंगे, जब ये खर्चे ऐड कर दिए जाते हैं तो चीज़ बन के जो तैयार होती है वो फैक्ट्री, वर्क या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे तैयार हो जाती है। इनके 3 नाम होते हैं। अब ऑफिस एडमिन खर्चे जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS बिल्कुल वही है सब कुछ। फिर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट लॉस, बैलेंसिंग फिगर, सेलिंग प्राइस। कई बार क्या होगा, ये नहीं दिया होगा, ये दोनों निकल गए तो इसके बीच का बैलेंसिंग फिगर जो होता है यही आ जाता है, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट शीट की, बात करेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बेटा देखा जाए तो स्पेसिफिक कॉस्ट शीट क्या होती है? ये कॉस्ट शीट जो बनती है, इस कॉस्ट शीट की खास पहचान होती है जब ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन हो। जब आपके पास स्टॉक, पहले तो आप ये समझिए स्टॉक होते कितने तरह के हैं, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टॉक, अगर हम कभी भी कॉस्ट शीट बना रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे फैक्ट्री में स्टॉक 3 तरह के आ सकते हैं। हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 तरह के स्टॉक होते हैं। पहला स्टॉक रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है, जो बिल्कुल अभी काम नहीं हुआ इस पर, बिल्कुल ऐसा है जिसे यूज़ नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। एक ऐसा होता है जो वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी जैसे पार्ले जी बिस्किट से पहले क्या था? आटा था, ऑयल था, मिल्क था, इसे यूज़ नहीं कर सकते। जब इससे बना दिया हमने बिस्किट तो बिस्किट तो तैयार हो गया, रैपिंग वैपिंग भी हो गई, लेकिन आगे बेचने के लिए वो नहीं गया, ठीक है, उसको रख लिया गया पैकेट को, कुछ रीज़न था, थोड़ा बहुत पैकिंग वैकिंग रह गई थी। फिर जब तैयार हो गया, तैयार होने के बाद पूरा कंप्लीट हो गया, रैपिंग वैपिंग, बॉक्सिंग वॉक्सिंग सब हो जाती है, तो उसे कहते हैं फिनिश गुड्स, जो पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं। तो 3 तरह के रॉ मटेरियल होते हैं। अगर ये क्वेश्चन में गिवन हो, तीनों में से कोई भी गिवन है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तीनों में से इवन कुछ भी गिवन है ना आपके पास, इनका ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों में से कुछ भी, तो उस केस में हम स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्लियर है? तो आ जाते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट शीट पे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना होता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए 3 चीज़ें ली जाती है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का स्टॉक पड़ा होगा रॉ मटेरियल, उसको हम आगे भेजेंगे प्रोसेस के लिए।
फिर जो इस साल खरीद के लाया वो दोनों को जोड़ दिया और उसमें से जितना बच गया उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब रॉ मटेरियल में एक चीज़ याद रखना, रॉ मटेरियल में इंक्लूड करेंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑन परचेज, जो खर्चा होगा लाते वक्त वो सारा इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंस ऑन परचेज ये मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, पहली कॉस्ट आ गई। फिर फैक्ट्री में गया बनने के लिए, तो फैक्ट्री वालों ने अपना खर्चा किया, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट होती है। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जब आ जाती है तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, अब तो हमारा काम है कि जो पिछले साल के वर्किंग प्रोग्रेस वाले गुड्स रह गए होंगे उसको पहले ऐड करो। हाँ जी, पहले ऐड करो। आप पहले उनको ऐड करोगे क्योंकि वो आधे आधे अधूरे बने हुए हैं, पहले उसको बनाओ ना, फिर आगे जो अभी वाले आए हैं उसको बनाना। तो जो पहले के पड़े हुए हैं पहले उसको कंप्लीट करेंगे, और जो अभी के आए हैं उनमें से कुछ बच जाएंगे तो उसको बच जाएंगे, उसको हटा के रख देंगे साइड में, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे जो गुड्स बन के, जैसे मान लो कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जब आया, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जब आया तो 10,000 यूनिट बन के आया। 10,000 WIP था, 10,000 WIP था, जिसमें से 2,000 पिछले साल का पड़ा हुआ है। तो 2,000 हम ये इसको आगे भेजेंगे प्रोसेस के लिए। अब इस 10,000 में से 3,000 बचने के चांसेस है, तो 3,000 बचने के चांसेस है, 3,000 माइनस कर देंगे और आगे फिर जा पाएंगे सिर्फ 9,000 यूनिट। तो 9,000 यूनिट की नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई है वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये कि हम इस 2,000 को पहले भेज देंगे, इसमें से 3,000 जो बचने वाले हैं उसको हटा के रख देंगे, अगले साल यूज़ करेंगे। अब ऑफिस का खर्चा हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 9,000 यूनिट। अब 9,000 यूनिट तो बन के तैयार हो गई थी, लेकिन हमें पता चला कि पिछले साल के फिनिश गुड्स बचे हुए थे। चलो फिनिश गुड्स जो बने हुए गुड्स हैं, अब बने हुए गुड्स तो आगे हम भेजेंगे ना, जो बन के तैयार हो गए बिकने के लिए जाएंगे। बिकने के लिए जाएंगे तो पता चला सर ये जो गुड्स थे ये 1,000 यूनिट पिछले साल के पड़े हुए थे। अच्छा जी, जो 10,000 गुड्स तैयार हैं बिकने के लिए, तो 10,000 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स इतने हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि 2,000 गुड्स इस साल भी इसमें से बचने वाले हैं, तो 2,000 बचने वाले हैं, तो 2,000 माइनस कर दो, तो 8,000 गुड्स आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आगे बिकेंगे उसकी कॉस्ट आ गई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहता है जिस जो बिकने वाले हैं उसकी कॉस्ट ये है। फिर हमने कहा कि इस पर सेलिंग का खर्चा करो, ठीक है। सेलिंग का खर्चा किया, इतने गुड्स थे, गुड्स ना कम हुए ना ज़्यादा हुए, ठीक है। आगे हमने इतने ही गुड्स फिर भेजे, फिर आगे हमने और भेज दिया, फिर ये 8,000 सेल गुड्स हो गए। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले अपना खर्चा जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगी सेल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कि भैया ऐसा है, क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस करने के बाद हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, सर ऐसा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास रॉ मटेरियल दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंस क्या होते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, फिर आपको लमसम क्लियर हो जाएगा, और इसके नोट्स दे दूंगा, नहीं तो मैं ये पूरा PDF आपको देने वाला हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के उसमें, ठीक है, लिंक दूंगा। देखो बच्चे, जब भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस जब होता है तो वहाँ पे होता है क्या, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो बेटा प्रोडक्ट बनाते वक्त हमें पता है कि सर प्रोडक्शन में हमारे 3 तरह के खर्चे आएंगे। अब ये 3 तरह के खर्चे कौन से होते हैं सर? पहला मेन होता है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस के बारे में ये जानना है। फिर आता है आपका ऑफिस से जुड़े खर्चे, और फिर आता है आपका सेलिंग से जुड़ा। चलिए इन सारे खर्चों के बारे में जानते हैं। सर फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में जो खर्चे होते हैं वो होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है, और ऑफिस कहता है नहीं हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे लेकिन फर्नीचर पे। यहाँ पे भी होता है डेप्रिसिएशन, या लेकिन फर्नीचर पे होता है, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट होता है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री वाले रेंट भी देते हैं।
इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी होते हैं, मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, इनडायरेक्ट लेबर यूज़ किए जाते हैं। इनडायरेक्ट लेबर के बाद क्या होता है, फैक्ट्री से जुड़ा पावर भी होता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। और सुपरवाइज़र भी होता है, सुपरवाइज़र को हम लोग सैलरी दे रहे होते हैं, जो देखता रहता है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। फिर हमारे पास आता है, सर फैक्ट्री तो हो गया, चलो अब हमें बताओ कि ऑफिस में क्या होता है। ऑफिस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है स्टेशनरी एंड प्रिंट, स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा। ऑफिस का रेंट जाता है, ऑफिस में भी पावर यूज़ होती है, ठीक है। और एमडी की सैलरी जाती है, मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी सैलरी भी जाती है। सैलरी जो होती है सारी एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय काम कहाँ करते हैं, ऑफिस में करते हैं, सैलरी जाती है इनकी, ठीक है। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑफिस के खर्चे होते हैं। और सीलिंग वाली क्या कहते हैं, सीलिंग वाली कहते हैं, सीधी सी बात फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री वर्ड लगा होगा ज़्यादातर। और सीलिंग वाले कहते हैं भैया मेन खर्चा जो होता है वो होता है कमीशन, कमीशन सिर्फ सीलिंग में दिया जाता है, रेंट शोरूम का, ठीक है। और क्या क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, सेल्समैन की सैलरी होगी, सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन की सैलरी, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो ये सारे हमारे क्या खर्चे होते हैं, ये हमारे खर्चे होते हैं ऑफिस के। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, और एक चीज़ और कि हम लोग निकालते हैं रॉ मटेरियल परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये याद रखना कैसे निकलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले परचेज लेते हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, और उसमें से रिटर्न कितना कर रहे हैं माइनस करेंगे। रिटर्न्स अगर मान लो कुछ रिटर्न किया गया है तो माइनस होगा, फिर इसमें से प्लस कर देंगे एक्सपेंस ऑन परचेज, क्या होता है कैरिज, प्लस करेंगे कैरिज, फ्रेट, ये सारे खर्चे होते हैं इनवर्ड, लाते वक्त जो खर्च होते हैं इनवर्ड वाले, ये सारे ऐड कर दिए जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ऐसे समझा देता हूँ। रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, रॉ मटेरियल परचेज किया और कैरेज इनवर्ड इस पर खर्चा हुआ, तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो प्लस रॉ मटेरियल आ जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, फिर डायरेक्ट लेबर हमारा ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक देख लेते एक बार, क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके पहले तो हम निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या निकला हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये देखो इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑन परचेज कैरेज हमने जोड़ दिया 80,000 था, 3,000 ये जोड़ दिया, 80,000 और 3,000। देखो जरा ध्यान से, 80,000 प्लस में 3,000 जोड़ दिया तो 83,000 आ गया, ठीक है। तो 83,000 हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ गया है। और फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 12,000 है, ठीक है। ये क्या 81,000 आ गया। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में 70,000 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं क्वेश्चन में। देखिए लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और डायरेक्ट लेबर 70,000 है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया, तो प्राइम कॉस्ट 151,000 आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में जो जो खर्चे होंगे उन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। सबको देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री का खर्चा जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। सर इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में यूज़ होती है, पावर फैक्ट्री वाली, इनडायरेक्ट फैक्ट्री मटेरियल, सर ये भी आ गई। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस में होते हैं, फैक्ट्री का इंश्योरेंस ये भी आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये भी आ गया। चलिए आगे चलते हैं। और फिर क्या आएगा सर, फिर उसके बाद आता है सेल्स कमीशन, नहीं आएगा। रेंट फैक्ट्री का ये भी आ गया। तो टोटल कितने खर्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 के 6 देखते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, पावर और इनडायरेक्ट फैक्ट्री में से ये, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ले लिए गए हैं।
30,000 ये आपका पहले इनडायरेक्ट लेबर था, फिर पावर था, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन और मशीनरी रेंट, सबको जोड़ दिया सर, ये आ गया 1,46,000। अच्छा जी 1,46,000 आ गया। तो 1,46,000 में अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जब आ जाएगी हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम लोग ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, अब माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ 15,000 पे ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग हमारे पास 20,000 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 15,000 पे प्लस कर देंगे, 20,000 पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 20,000 माइनस करेंगे, देखते हैं। तो देखिए 15 प्लस किया, 20,000 माइनस किया, ये हमारे पास क्या आ गया, 2,92,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इतने पे फैक्ट्री में बन के तैयार हो गई है। अब ऑफिस वाले अपना खर्चा जोड़ेंगे, तो ऑफिस वाले एक्सपेंस देख लेते हैं हम लोग, क्या है ऑफिस के खर्चे। तो देखते हैं ऑफिस वाले खर्चे की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखना, ऑफिस वाले जो खर्चे हैं वो हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं, कैरेज इन वर्ड, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ये सब हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सबसे पहला खर्चा जो आएगा वो आएगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा। फिर आएगा ऑफिस में पावर यूज़ हो रही है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी यूज़ हो रही है, सैलरी जो है वो आपके ऑफिस में दी जाती है। सेल्स कमीशन नहीं, रेंट जो है ऑफिस का वो यहाँ है। टोटल चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें हम देखते हैं। तो चार चीज़ें हमने यहाँ पे ले रखी है, देखिए चारों को, और चारों को ऐड कर दिया, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, वही ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर ये क्या हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि भाई हमारे पास आ चुका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कहता है कि भैया ऐसा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहता है कि ओपनिंग स्टॉक का जो फिनिश गुड्स होगा इसको हम लोग अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, प्लस कर दिए, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। फिर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो COGS आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 35,000 है कि नहीं है, देखते हैं। यस सर 35,000 है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हमारे पास 2 लाख ये हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाता है कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हम इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड करेंगे, तो तीन है, तीनों के तीनों देखते हैं। पावर कमीशन रेंट, तो पावर कमीशन रेंट देखते हैं। पहला यहाँ पे देखिए फैक्ट्री का पावर यूज़ हो रही है। फिर क्या हो रही है भैया, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। फैक्ट्री इंश्योरेंस हो चुका है, डेप्रिसिएशन और मशीन यूज हो चुका है, कमीशन ले लेंगे, फिर शोरूम का रेंट ले लेंगे। तीन चीज़ें हो गई है, तो तीनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड करने वाले, देखिए। तो तीनों को ऐड किया 40,000 हो गया, और इसमें ऐड किया, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और प्रॉफिट को हमने, प्रॉफिट हमारा दिया नहीं था, सेल्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्वेश्चन में ये रही सेल्स की वैल्यू 5 लाख रुपीज़, तो ये हमने रखा, तो ये हमारे पास आ गया इतने का प्रॉफिट, ठीक है। ये रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड जो कह रहा है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि बच्चे ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है, साथ के साथ क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए भी आप स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनाओगे, ठीक है। स्पेसिफिक कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो रॉ मटेरियल दिया होगा, ओपनिंग, क्लोजिंग, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया गया है, चलो। और डायरेक्ट लेबर 16,000 है, और इसके बारे में फैक्ट्री ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे पहले। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कितना दिया हुआ है, जरा देखिए क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में 8,000 दिया हुआ है, देखिए ये रहा क्वेश्चन में 8,000, और परचेज 36,000। तो ये दोनों प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया, देखते हैं। हमने ये प्लस किया, ये और ये माइनस कर दिया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने डायरेक्ट लेबर लिया, डायरेक्ट लेबर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 16,000, ये तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड की बात है, ध्यान दीजिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन ऐसे कर लेंगे देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा है, डायरेक्ट लेबर ये कोई रहा, डायरेक्ट लेबर 16,000 जो कि 160% है फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है, यानी डायरेक्ट लेबर हमने लिख लिया, डायरेक्ट लेबर क्या है 160% है फैक्ट्री ओवरहेड का। अब डायरेक्ट लेबर की वैल्यू 16,000 दी है, 160% नीचे ले आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल में लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल के 10,000।
और इसी को हम क्या करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में चिपका देंगे थ्रू वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के थ्रू हमारा क्या आया फैक्ट्री ओवरहेड इतना आया 10,000, ये लिख दिया। ये हमारा ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो आएगा वो हमारा इतना आ जाएगा, और फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इतना ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इतना माइनस कर देंगे। ये दिया हुआ है 8,000 और 12,000, ये रहा, दोनों प्लस माइनस कर दिया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कहता है भैया ऐसा है फिर तो ठीक है, आगे चलते हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ चुका है, ऑफिस और एडमिन ओवरहेड इसमें क्या कर देंगे प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑफिस और एडमिन ओवरहेड, देखो आपके पास कहा गया एडमिन ओवरहेड जो है वो 2600 है, 2600 एडमिन ओवरहेड है, इसके अंदर 600 एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड है। तो सर एबनॉर्मल कॉस्ट को माइनस कर दो तो 2000 बच जाएगा। तो ये 2000 हमने क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। फिर हमारा काम बस ये रह जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करो। तो यही हमने कर दिया, ये हमारे पास ये दिया हुआ है, दोनों को प्लस माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा COGS आ जाएगा। COGS आने के बाद सेलिंग एक्सपेंस लेंगे, सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ 3400, तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। और सेल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, देखिए सेल हमारे पास दी हुई है और हमारे पास प्रॉफिट निकल जाएगा। यही क्वेश्चन ने कहा था प्रॉफिट निकाल के देने, 16,200 रुपये, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम जाते हैं तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा हल्का फुल्का, अदरवाइज वो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। चाहो तो आप घर से कर लेना, अदरवाइज मैं समझा देता हूँ एक क्विकली, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, फिनिश गुड्स यहाँ से देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, ये मिसिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिसिंग वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो मिसिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मिसिंग वाले क्वेश्चन को जब भी हम करेंगे तो फिगर्स इसमें डालते जाएंगे और जो जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कि भैया हमारे पास क्या दिया हुआ है। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डाल देंगे, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा, देखिए ज़रा यहाँ पे क्या कर रखा है, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, और ये ब्लैक कलर से यानी ये अभी मैंने नहीं डाला। और मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 193, क्योंकि ये ब्लू पेन से, तो ब्लू पेन का मतलब दिया हुआ, ब्लैक पेन का मतलब दिया नहीं है, मिसिंग है, ठीक है। ब्लैक पेन जो होता है वो मिसिंग को शो करेगा। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखिए रॉ मटेरियल ये दिया हुआ है, और ये देखिए हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 193। तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ लिख दिया। चलिए एज इट इज़ लिख दो, अभी आप सोचो कि ये लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इधर आते हैं और ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं, ये हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, भैया ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, और ये हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं, अब डायरेक्ट लेबर कितना है, 3,04,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन में कहाँ गिवन है, देखते हैं। सर क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर नहीं दिया हुआ, अच्छा नहीं दिया हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, डायरेक्ट लेबर नहीं दिया हुआ तो छोड़ दो आप, डायरेक्ट लेबर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी डायरेक्ट लेबर छोड़ दो आप, डायरेक्ट लेबर आपने छोड़ दिया, ठीक है। ये भी आप सोचो कि नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। अब आगे चलते हैं, प्राइम कॉस्ट हमारे पास ये भी नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड, सर ये दिया हुआ है, ये क्लियर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड का साफ साफ किया हुआ है, ये इतना है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लिख देंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड हमने लिख दिया। आगे स्क्रॉल करके चलिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये भी हमारे पास नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसको भी हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ये दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। ये भी नहीं दिया हुआ, वो कर दो। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ये देखते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, देखिए ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो सर क्या होगा, हाँ जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई थी। सबसे पहली बात कि भैया फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास दी हुई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वही ऑफिस ओवरहेड है। अगर ये दोनों सेम होते तब तो ऑफिस ओवरहेड नहीं आता, लेकिन ये दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है 30,000। देखिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास, सॉरी
नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास 6,54,000 दिया हुआ है, ये हमारा रेड पेन से, रेड पेन का मतलब गिवन है क्वेश्चन में। तो 6,54,000 आपके पास दिया हुआ है और 6,84,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब नेट, नेट मतलब जो पूरा निकाल लिया गया है। तो इसके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो आपका ऑफिस एंड ओवरहेड आ जाएगा। अभी इसको भी मान के चलते हैं, ये भी नहीं दिया हुआ, तो ये हम इसको वो कर देंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं, आगे देखते हैं। तो ये भी नहीं दिया हुआ, ये जो दिया हुआ वो डालते गए। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये दिया हुआ है सर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये भी दिया हुआ है। COGS आपके सामने आ गया है भैया। COGS कैसे आएगा, नहीं आएगा, COGS तो नहीं आएगा, COGS नहीं आएगा तो इसको वो करो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक दे दिया है, उसके आगे कुछ नहीं कहा गया, COGS निकालना था, ठीक है। अब हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमारा काम रह गया है, क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, अब मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे करना है। COGS, जैसे आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ, ये तीनों दिया हुआ, तो इन तीनों को प्लस माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, COGS आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास COGS आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आ गया COGS। अब नीचे से ऊपर की तरफ जब जाओगे तो जो प्लस हो रहे आइटम ये वाले, ये माइनस हो जाएंगे, प्लस वाले आइटम क्या हो जाएंगे, माइनस, और माइनस वाले आइटम क्या हो जाएंगे, प्लस। जैसे ये माइनस हो रहा है तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये नीचे से ऊपर गया, ये प्लस वाला आइटम है, तो ये प्लस वाला आइटम क्या हो जाएगा, इसके अंदर से देखिए ये 6,54,000, ये तो दोनों का डिफरेंस जो होगा ये आपका आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद और ऊपर जाएंगे, ऊपर कैसे जाएंगे सर, इसके अंदर ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी माइनस है तो, और ये माइनस हो जाएगी, तो वापस क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर क्या आ जाएगा, 6,64,000 ये आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया आपके पास मिसिंग फिगर, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके अंदर इसको प्लस, इसको प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर देखिए, ऊपर आ जाएगा 4,97,000 प्राइम कॉस्ट। अब और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाएंगे तो सर 4,97,000 आपके पास आ चुका है। अब 4,97,000 के अंदर इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3,04,000 आपका डायरेक्ट लेबर। अब और उल्टा चलते हैं, उल्टा चलेंगे और कैसे चलेंगे सर, ये देखेंगे इसके अंदर ये चीज़ जो माइनस हो रही है प्लस हो जाएगी, और प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, तो जैसे ही प्लस माइनस करेंगे तो ये 1,98,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, आप खुद करोगे। देखिए डायरेक्ट मटेरियल, या तो समझा देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे समझाता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ये प्राइम कॉस्ट नहीं दी हुई थी, तो सर इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। मान लो ये नहीं दिया हुआ, प्राइम कॉस्ट नहीं दिया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई है। जैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिनिश कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, तो दोनों को प्लस कर दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। आगे देखते हैं, फिर इसके अंदर प्लस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये हमारे पास नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये हमारे पास क्या है, नहीं है, तो ये मिसिंग है, मिसिंग है, तो मिसिंग है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या करेंगे हम लोग, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड करेंगे। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑफिस एंड और एडमिन ओवरहेड नहीं है तो लिख देंगे ऐसी। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के बाद हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 1878 आ गया, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में, चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके पास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग वो कर देंगे, ठीक है। आगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है। फिर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 1878। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है सर, ये रहा, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ, चलो नहीं दिया हुआ तो इससे भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को भी वो कर देंगे। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए ये दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये दिया हुआ है, तो ये रख लेंगे, जो जो ब्लू रेड पेन से ले लेंगे, रेड और ब्लू दिया हुआ है, दिया हुआ है।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास क्वेश्चन में आई थिंक दिया हुआ 94, तो ये भी ले लेंगे। अब सारा काम खत्म। सर ये दोनों दिए हुए थे तो इससे हमारा आ गया COGS। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर ये इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो देखेंगे भैया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पर देखा जाए तो कहीं भी नहीं दी हुई है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई है तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई है, लेकिन हमारे पास ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई है, ओहो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई है, देखिए एक बार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दिया हुआ है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई, अरे यार कहाँ गया, कहाँ चला गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद ये हमारे पास दिया नहीं है, ये हमारे पास दिया नहीं है, ये हमारे पास दिया नहीं है, लेकिन अब ये जो दिया हुआ है इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को जैसे प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1236 आ जाएगा, ठीक है। 1236 आ जाएगा। अब ये हमारे पास दिया नहीं है, ऑफिस और एडमिन ओवरहेड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो इसको हम नील मान लेंगे। जब कुछ नहीं है तो नील मान के दिखेंगे। अब इसको हम लोग लेंगे तो इसको नील मांगेंगे तो वापस ये जाएगा, तो वापस यही आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यही आपका क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन लेने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 10 तक क्वेश्चन करवा के ख़त्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ आगे, ठीक है। मैं सारे चैप्टरों की वीडियो डालूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। M.Com, B.Com, यहाँ तक कि इवन CA CS भी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाऊंगा जो आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।